हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं माइंड स्टडी सेंटर की एक नई क्लास लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन एनसीईआरटी क्लास 9th। ये यूपीएससी में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएसआई का जीके आप बिल्कुल कहीं ऐसा मत समझिएगा कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से कहीं कमज़ोर था। हाँ, यूपीएससी से तो कमज़ोर होता है, लेकिन स्टेट पीसीएस के समतुल्य होता है, बिल्कुल स्टेट पीसीएस के समतुल्य होता है। तो आप कभी ऐसा मत सोच लेना कि यूपीएसआई वाले ये सोच लें कि स्टेट पीसीएस का जीके अलग होता है, एसआई का जीके कुछ अलग होता है। सब सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देख लिए थे कि लुई 16वें का जो खजाना था, ट्रेजरी थी, क्यों एम्प्टी हो गई थी, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब कड़ी को हम लोग क्या करते हैं, आगे जोड़ते हैं। तो वहाँ क्या चल रही थी, सब्सटेंसेस क्राइसिस चल रही थी। तो सब्सटेंसेस क्राइसिस होती क्या है, पहले वो जान लेते हैं। तो बेटा, सब्सटेंसेस क्राइसिस वो होती है कि मतलब इंसानों को जीने के लिए जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सब्सटेंसेस क्राइसिस कहलाती हैं। अगर वो ना मिले तो, जैसे कि इंसान की बेसिक ज़रूरतें क्या होती, रोटी, कपड़ा और मकान। तो वहाँ के लोगों को उस समय सर्वाइव करने के लिए हेडिंग ही क्या है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको मूलभूत ज़रूरतें नहीं मिल पा रही थी, सब्सटेंसेस क्राइसिस चल रही थी वहाँ पे। किस तरह की सब्सटेंसेस क्राइसिस चल रही थी, मतलब कि मूलभूत ज़रूरतों की क्राइसिस चल रही थी। रोटी, कपड़ा और मकान वहाँ पे सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा था। ये वही लुई 16वें हैं जिन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पास रोटी ना है तो आप क्या करिए, आप ब्रेड खाइए। उनको ये भी नहीं पता था कि ब्रेड के दाम इतना ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि रोटी से भी महंगे हैं। एक्चुअली वो सत्ता के मद में सब कुछ भूल चुके थे, उनकी दिमाग की कंडीशन हो गई थी खराब, बकलोला गए थे। वो क्या हो गए थे, बकलोला गए थे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सब्सटेंसेस क्राइसिस क्यों हुई। तो बेटा, इसका सबसे पहला रीजन निकल के आता है पॉपुलेशन इंक्रीज। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी भैया, आपके देश की इनकम कम रहेगी तो सब्सटेंसेस क्राइसिस तो आएगी ना। आप अपने इसका एग्जांपल आप अपने घर में देख लीजिए। एक वो घर देखिए जहाँ पे क्या है, माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं। तो वो क्या है, किसी तरह अरेंजमेंट करके सारी चीज़ें बड़े सुटेबल तरीके से चला रहे हैं। एक वहीं पे दूसरा अगर परिवार देखा जाए जहाँ पे माता पिता उनके 10-12 बच्चे हैं, तो खर्च ज़्यादा लगेगा। अब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और इनकम कम, तो क्या होगा, क्राइसिस तो होगी ही होगी। तो यहाँ पे क्या है, देखो 23 मिलियन ये लोग कब हैं, 1715 में है। और 28 मिलियन कब हो गए, 1789 में हो गए। कब हो गए, 1789 में हो गए। ठीक है, 1789 में क्या हो गए, ये 28 मिलियन हो गए। काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। ठीक है, अब देखो जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। हमारे मार्केट में हम देखते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है। डिमांड किसकी बढ़ी थी, फूड ग्रेन्स की, मतलब कि अनाज की डिमांड बढ़ी। अब प्रोडक्शन क्या था, प्रोडक्शन कम हो रहा था। क्यों कम हो रहा था, आधे लोग तो युद्ध में लगे हुए हैं, आधे लोग राजा की सेवा में लगे हैं, और जो बचे हैं वो क्राइसिस की वजह से क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या है, प्रोडक्शन वहाँ पे डिक्रीज हो गया। प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया तो क्या है, और वहाँ पे जो वेजेस थे, मतलब लेबरों का जो मजदूरी थी या फिर जो उनका दाम था काम करने का, वो भी फिक्स कर दिया गया था। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था। प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से डिमांड बढ़ रही थी। डिमांड क्यों बढ़ रही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, दूसरा जो रीजन है बेटा क्या है, ड्रॉट और हेल। वहाँ पे उस दौरान क्या हुआ था, सूखा भी एक बीच पड़ गया था। एक समय ऐसा आया सूखा भी पड़ गया, और एक समय ऐसा भी आया था वहाँ पे फ्रांस में, जब क्या हो गए थे, ओले भी पड़ गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेन्स प्रोडक्शन लो हो गया। ग्रेन्स प्रोडक्शन नहीं हो पाई, हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई, तो क्या हुए, फूड ग्रेन्स की क्राइसिस आ गई थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने जाना क्या, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। वहाँ के लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। अब हम अगली कड़ी को जोड़ते हैं। अगली कड़ी क्या निकल के आती है, कैसे वहाँ के लोग रिवॉल्यूशन के लिए सामने खड़े होते थे। इसमें सबसे अहम रोल कौन निभाता है, मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास कहाँ से आते हैं, क्या है मिडिल क्लास की कहानी, आइए देखते हैं अब। हाँ तो बच्चों, अब देखते हैं हम क्या हैं, हम ये देखते हैं कि कैसे मिडिल क्लास लोग वहाँ पे अपोज करने, ये जो सारी चीज़ें हो रही थी,
एम्प्टी खजाने की वजह से उनके क्या लगाए जा रहे थे, टैक्सेस ज़्यादा लगाए जा रहे थे। किनके ऊपर, थर्ड स्टेट के ऊपर। तो पहले आइए हम देखते हैं कि मिडिल क्लास लोग कौन थे और क्यों ये अपोज कर रहे थे। तो भाई अपोज करने का रीज़न एक ही हो सकता है, कोई ना कोई रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ाया जा रहा था। और टैक्स किसके ऊपर बढ़ाया जा रहा था, टैक्स बढ़ाया जा रहा था थर्ड स्टेट के ऊपर। तो सिंपल सा फंडा ये है कि थर्ड स्टेट वाले ही क्या थे, मिडिल क्लास थे। मतलब कि कैसे आए मिडिल स्टेट वो देखते हैं। तो देखो ये क्या था, ए ग्रुप, अ ग्रोइंग, क्या है ये, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वी सेजेस एंड इनटू प्रिविलेजेस। ठीक है, कहने का मतलब कि कैसे मिडिल क्लास आया, कहाँ से आया, कैसे आया, और कैसे वो ये कह रहा था कि ये जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं ये नहीं मिलना चाहिए। तो क्या है, वो अपोज कर रहा है, कौन, मिडिल क्लास अपोज कर रहा है। तो पहले ये देखते हैं कि मिडिल क्लास लोग थे कौन, मतलब कि कहाँ से आए और कौन थे। तो देखते हैं, अ सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट बिकम प्रॉस्परस। क्या होता है, जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं उनमें से ही कुछ लोग क्या बनते हैं, मिडिल क्लास लोग बनते हैं। कैसे बनते हैं और कौन बनते हैं। तो बेटा होता क्या है, हु देखते हैं एंड हाउ देखते हैं, कौन थे वो लोग और कैसे बने। तो इनमें क्या आ जाते थे, मर्चेंट आ जाते थे, मतलब ट्रेडर्स आ जाते थे, लॉयर्स आ जाते थे, मैन्युफैक्चरर्स आ जाते थे। ठीक है, ट्रेडर्स मतलब वो होता है जो बिजनेस वगैरह करते थे, मर्चेंट वगैरह थे, आपके लॉयर थे, वकील वगैरह आ गए थे, और उसमें मैन्युफैक्चरर भी थे जो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम करते थे, गुड्स वगैरह बनाते थे। ठीक है, तो होता क्या है, कैसे बने वो भी देख लेते हैं। ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड। तो भाई जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो लोग करते क्या थे, उस समय आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखिएगा, हमारे यहाँ क्या आया था, वास्को डी गामा आया था इंडिया की खोज में। क्यों आया था, ट्रेडिंग की खोज में आया था, मतलब कि बिजनेस के उद्देश्य से आया था। ठीक है, तो ये लोग करते क्या थे, अपनी नाव वगैरह लेकर, अपने जहाज वगैरह लेकर ओवरसीज मतलब समुद्रों में निकल जाते थे, दूर दराज तक क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे दूसरे जगहों पे जाके। तो ऐसे क्या होता है, लोग काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। अब जब थर्ड स्टेट, जिनको वहाँ पे क्या माना जाता था, लेबर का दर्जा दिया जाता था, उसने क्या कर लिया, पैसे कमा लिए, तो वो क्या बन गया, मिडिल क्लास बन गया। तो अब जब वो मिडिल क्लास बन गया, तो गाट अ वॉइस टू अपोज, वो क्या करता है, इन गरीबों के लिए एक अपोज करने की आवाज़ बन के सामने आता है कि ना बाबा ना, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा ये भी जानते हैं। तो बेटा जिसके पास आ गया पैसा, तो वो क्या हो गए, एजुकेटेड। उन्होंने क्या किया, शिक्षा लेना शुरू कर दिया, एजुकेटेड हो गए। अब जब वो एजुकेटेड हो गए, शिक्षित हो गए, तो उन्होंने कहा, बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड, मतलब कि बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। किसी को भी यहाँ पर जन्म से ही लाभ नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि भाई उसको टैक्स नहीं देना है, क्या नहीं देना, उसको टैक्स नहीं देना है, उसे चर्च की कुछ पावरें मिल जाएंगी। तो ये गलत बात है भाई। आपका जन्म ऊंचे कुल पे हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी सुविधाएं ऐसे ही मिल जाएंगी। आपको भी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड आल्सो वर्क हियर। आपको भी यहाँ काम करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, और आप अपने दम पे बनो जो बनो, तब हम आपको वो सारी सुविधाएं देंगे। ऐसा नहीं कि आपका जन्म ऊंचे कुल में होगा तो आपको सारी चीज़ें ऐसे ही मिल गई। लेकिन वहाँ पे अभी तक ये हो रहा था, कि बर्थ से ही सारी सुविधाएं उनको दी जाती थी सरकार की तरफ से। ठीक है, उसके बाद डिमांड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉस एंड अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे डिमांड की गई कि भैया हमको ऐसा समाज चाहिए जिसमें इक्वलिटी हो, सबके लिए समान रूल हो, सबके लिए समान अवसर हो बढ़ने के। ठीक है, तो ये वहाँ पे एक डिमांड की जाने लगी, किसके द्वारा, मिडिल क्लास लोगों के द्वारा। क्यों की जाने लगी थी, क्योंकि ये हो गए थे शिक्षित, थोड़ा सा पैसा वगैरह कमा के ओवरसीज से, ट्रेडिंग से, बिजनेसेस से क्या हुआ, ये लोग मिडिल क्लास बन गए। और यही मिडिल क्लास क्या बने, नीचे वर्ग लोगों की आवाज़ बन के सामने आए और रिवॉल्यूशन के लिए। अब देखिए कड़ी जुड़ती जा रही है। अब मिडिल क्लास क्या एक अहम रोल निभा रहा है, काहे के लिए, रिवॉल्यूशन के लिए। और यहाँ पे ये लोग कहाँ से शिक्षा पा रहे हैं, किससे इंस्पायर होके आ रहे हैं, तो इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफर। तो क्या है, जो उस समय के फिलोसफर थे उनसे ये इंस्पायर होके ये काम कर रहे थे। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन से वो फिलोसफर थे जिनसे ये क्या हुआ, इंस्पायर हुए, और क्या क्या उनकी अवधारणाएं थी, और क्या रहा फिलासफर का रोल इस रिवॉल्यूशन में। तो इसके बारे में हम
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा? इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे मिडिल क्लास लोग क्या कर रहे हैं, एक आवाज़ बन के रिवॉल्यूशन के समय में सामने आ रहे हैं, और क्या हो रहा है, वहाँ का समाज कैसे स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव करने के लिए। ये पहले चीज़ तो हमने यही डिस्कस की थी कि कैसे वहाँ का समाज स्ट्रगल कर रहा है मतलब सर्वाइव करने के लिए, और सब्सटेंसेस क्राइसिस वहाँ पे कैसे आई, क्या थे सब्सटेंसेस क्राइसिस के रीज़न, वो भी मैंने आपको बताया। फिर मिडिल क्लास सोसाइटी मतलब कि ग्रोइंग मिडिल क्लास सोसाइटी क्या थी, और ये मिडिल क्लास सोसाइटी कहाँ से आई, ठीक है, और वो कौन से लोग थे जो मिडिल क्लास बने और कैसे बने, मैंने वो भी आपको बताया। फिर ये भी बताया कि उनकी डिमांड क्या शुरू हो गई थी और वो क्या मांगे करने लगे थे, और क्यों मांग कर रहे थे, क्योंकि वो एजुकेटेड हो गए थे, ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब अगले सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि ये जो फिलासफर थे इनका क्या रोल रहा इस रिवॉल्यूशन में। तो बेटा मिलते हैं कल वाली क्लास में और जानते क्या है कि फिलासफर का क्या रोल रहा इस रिवॉल्यूशन में। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बेटा मैं आपसे लेता हूँ अलविदा एंड जय हिंद।